बताओ क्या कराया था लास्ट लेक्चर में? हमने क्या किया था भाई? हम्म लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। बहुत सही। लास्ट लेक्चर में हमने आपको लिमिटेशंस बताई थी किसकी? ओम्स लॉ की। तो हमने तो बता दिया आपको कल। अब कौन बताएगा? अब आप बताओगे। क्या लिमिटेशन है ओम्स लॉ की? पहली लिमिटेशन क्या है बताओ? ओम्स लॉ केवल कंडक्टर के लिए लगता है, मेटेलिक कंडक्टर के लिए। बिल्कुल सही बात है ये, है ना? क्यों नहीं लगता औरों के लिए? है? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते औरों में, मतलब नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। उनके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन होती हैं, तब वो करंट फ्लो करते हैं। तब ओम्स लॉ फिर हम कहेंगे लगेगा या नहीं लगेगा, फिर देखेंगे। मतलब कंडक्टर में लगता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में नहीं लगेगा। ठीक है, पहली लिमिटेशन तो ये है। दूसरी लिमिटेशन क्या है? दूसरी क्या थी लिमिटेशन, तुम बताओ। अब कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है। बढ़ा देंगे तो क्या होगा? करंट का फ्लो सही से नहीं होगा। मतलब क्या हुआ इसका? करंट फ्लो नहीं होगा तो काम कैसे होगा? हम पढ़ाएंगे कैसे? ये लाइट जलेगी कैसे? पंखा कैसे चलेगा? सही बात है, कैमरा ही नहीं चलेगा करंट फ्लो नहीं होगा तो। ऐसे ही पढ़ाया हमने कल। ये बताया था कि करंट फ्लो नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। बताया क्या था ये बताओ? जब हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? उसका क्या बढ़ेगा घटेगा ये तो बताओ कुछ। रेजिस्टेंस की बात करो, है ना? जब कंडक्टर का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? रेजिस्टेंस। हाँ। हाँ, कम होता है। इंसुलेटर का भी डिक्रीज करता है, कंडक्टर का इंक्रीज करता है। अब उसका रीजन दो। तुम दो रीजन। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है? वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। ठीक। ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो पॉजिटिव आयन है जिनसे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे कोलिजन बढ़ जाएगा। कोलिजन बढ़ जाएगा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने पर। इस वजह से हम कहेंगे जो ओम्स लॉ है, कि अगर किसी सर्किट का हम करंट दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फिर वो सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। मैंने एक एग्जांपल भी लिया था, फिलामेंट लगाया था सर्किट के अंदर बल्ब वाला, और फिर मैंने कहा था कुछ देर तक तो ओम्स लॉ फॉलो होगा। उसके बाद जैसे ही वो फिलामेंट हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, फिर वो ओम्स लॉ को फॉलो करना बंद कर देगा। ओम्स लॉ को फॉलो करने का बंद करने से मतलब है कि जो वोल्टेज और करंट का रेशियो है फिर वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। वो फिर ग्राफ जो है लीनियर नहीं रहेगा। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। स्ट्रेट लाइन से वो थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा वोल्टेज की तरफ। ये तो बताया गया था। तो इसलिए ओम्स लॉ फेल हो जाता है अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। पूरा डिटेल में समझाया गया है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। फिर मैंने आपको सर्किट बताए थे कि किस किस में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, इस वजह से ही, जिसका रीजन यही है, टेम्परेचर, है ना? डायोड में नहीं होता, ट्रांजिस्टर में नहीं होता, और क्रिस्टल रेक्टिफायर में नहीं होता, फिलामेंट में नहीं होता, और उसमें वैक्यूम ट्यूब में नहीं होता, थर्मिस्टर में नहीं होता। ये सब मैंने एग्जांपल बताया, ठीक है। चलो अब हमें इसके आगे आज बढ़ना है, ठीक। चलो, तो हेडिंग डाल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हेडिंग डालो, या इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का दूसरा नाम भी है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी, यहाँ से न्यूमेरिकल आने के बहुत चांस रहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो इसको बहुत ध्यान से आप समझेंगे पहले, समझने के बाद फिर इसके न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इजी भी होते हैं, बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं। फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट, बस कुछ नहीं करना होता, फॉर्मूला लगाओ आंसर। पहले समझो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है। देखो मैंने आपको रेजिस्टेंस तो पढ़ाया है। रेजिस्टेंस क्या होता है, वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके मार्ग में कुछ रेजिस्टेंस आ जाता है, मतलब कुछ बाधाएं आ जाती हैं जिस वजह से करंट सही से फ्लो नहीं हो पाता, उसी रेजिस्टेंस। वो क्यों आता है, तो रेजिस्टेंस पढ़ाया है, उसमें हमने बताया था पॉजिटिव एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन से बार बार कोलिजन करते हैं, जिस वजह से रेजिस्टेंस आ जाता है वायर के अंदर। रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए ओम्स लॉ बताया गया है, V अपॉन आई निकाल सकते हैं। V अपॉन आई कॉन्स्टेंट होता है, उस कॉन्स्टेंट को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो देखो ये एक कहानी की तरह चल रही है ना फिजिक्स। इस चैप्टर में क्यों तुमने क्या देखा, इस चैप्टर में नहीं, पीछे से कहानी चल रही है। पहले चार्ज को पढ़ा आपने, फिर इस चैप्टर में जैसे जैसे आ रहे हो आप वैसे वैसे और ज्यादा डीप में जाते जा रहे हो, चीजों को पढ़ते जा रहे हो। ऐसे अगर फिजिक्स को याद कर लो ना तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर दिमाग में ऐसे याद हो जाए। फॉर्मूले वगैरह याद करने पड़ते हैं बस। तो कहानी की तरह अगर फिजिक्स को याद कर लिया जाए तो बहुत आसान हो जाती है। तुम सोचोगे कि अभी तो समझाया है, अभी तो लिखेंगे, अब घर जाके अभी तो इसे पढ़ेंगे फिर याद करेंगे तभी तो समझ में आएगा, ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा। तो वो चीज छोड़ दो, तुम्हारा माइंड इतना डेवलप हो चुका है, जैसे कोई पिक्चर देखते हो तो पूरी स्टोरी याद हो जाती नहीं हो जाती है, कौन हीरो था, कैसे विलन को मारा, कैसे हीरोइन वगैरह सब याद हो जाती नहीं हो जाती है। तो ऐसे ही फिजिक्स की भी स्टोरी पूरी याद कर लिया करो, ऐसे ही डायरेक्ट। जैसे मैं बताता हूँ ना, ये समझ लो ये मूवी चल रही है इस समय, अब ये मूवी तुम देख रहे हो, तो पूरी स्टोरी जो सुनाई जा रही है वो तुम्हें दिमाग में कैप्चर हो जानी चाहिए, ऐसे मुझे सुना करो मूवी की तरह, ठीक है। लेकिन मूवी रुक जाती, मैं रुकूंगा नहीं, मैं चलता जाऊंगा, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस यही बताया गया था, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ओम्स लॉ बताया गया था, आर बराबर बी अपॉन आई। अब भैया तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, तो देखो जैसे मान लो मेरे पास कोई कंडक्टर है, ये कोई मैंने वायर का पीस ले लिया, ठीक है। ये कंडक्टर है, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी से, ये मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी कनेक्ट करने से क्या होगा, इस वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, जिस वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे। जो डॉट बना रहा हूं मैं ये इलेक्ट्रॉन है मान लो आप, ठीक है। तो वो मूव करने लगेंगे, इधर मूव करेंगे, इधर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो वो इधर मूव करेंगे, तो करंट किधर फ्लो होगा, इधर फ्लो होगा, है ना। जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो करंट इधर फ्लो होगा, ऐसे पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ये करंट का फ्लो होगा, आइए, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की देखो डेफिनेशन क्या है, पहले ये समझ लो, फिर मैं बताऊंगा इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज क्या है ना। पहले इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कैसे किया गया है वो समझो। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन ऐसे किया गया है कि मान लो मैंने कंडक्टर के अंदर कोई पॉइंट लिया, ये कोई पॉइंट है, कहीं भी ले सकते हो इसके इनसाइड कंडक्टर, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ठीक है। इस पॉइंट पर देखो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मैं मान लेता हूं ये जो वायर मैंने लिया है इसकी लेंथ एल है, और जो हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं वो वी है, वी वोल्ट की बैटरी है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी बैटरी की वजह से, तो इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। तो मैंने मान लिया यहां पर मैं एक ऐसे करके क्रॉस सेक्शन एरिया बना देता हूं, ये एरिया उतना ही होगा जितना ये है। हम अंदर एक पॉइंट लिया है तो अंदर एक ऐसी इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन एरिया बना लेते हैं, इसकी वैल्यू वही होगी जितनी यहाँ है जितनी यहाँ है ना। वायर कोई ऐसा मोटा पतला थोड़ी होता है, सेम होता है ना। तो जितना एरिया यहाँ उतना एरिया यहाँ। तो मैंने मान लिया इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी है, ई, ठीक है। और इस पॉइंट से जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमने बनाया है उस क्रॉस सेक्शन एरिया से निकलने वाला करंट क्या कहलाता है बताओ। किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से
यूनिट क्रॉस सेक्शन से निकलने वाला करंट क्या कहलाता है? ये मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया लो, वहां से जितना करंट निकलेगा उसको क्या बोलते हैं? धारा घनत्व जे, है ना, जे बोलते हैं ना। तो मैंने मान लिया इस पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी है, जिसकी डायरेक्शन इधर होगी ना, करंट की डायरेक्शन में करंट डेंसिटी की डायरेक्शन मानते हैं ना, करंट की नहीं, एरिया की डायरेक्शन में। तो ये क्या मान लिया मैंने, जे, कि इस पी पॉइंट पर, ये जो पी पॉइंट मैंने लिया है, इस पर जो क्रॉस सेक्शन बनाया उसमें से जितना करंट फ्लो होगा वो मैंने जे मान लिया, करंट डेंसिटी, सॉरी करंट नहीं, करंट डेंसिटी जे है। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है पी पॉइंट पर, और करंट डेंसिटी जे है। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप निकालोगे, देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का सिंबल होगा ये क्या है? पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट में पढ़ा था, क्या है ये? रो है। तो रो से डिनोट करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। तो रो का फॉर्मूला होगा आपका ई डिवाइडेड बाय जे। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक वो निकाल रहे हो आप रेजिस्टिविटी, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो कितनी है, उस पॉइंट पर करंट की डेंसिटी कितनी है, दोनों को डिवाइड कर दोगे क्या निकल के आ जाएगा? रो। और रो को ही हम क्या बोलते हैं? रो को ही क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। तो ये जनरल डेफिनेशन है रेजिस्टिविटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय करंट डेंसिटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। एग्जाम में डेफिनेशन पूछेंगे, यही लिख के आएंगे, बिल्कुल नंबर मिलेंगे, है ना। लेकिन इससे थोड़ा सा समझने में अभी प्रॉब्लम आ रही है, अभी मैं इसको और आसान तरीके से समझाऊंगा, ठीक है? रेजिस्टिविटी है क्या, अभी समझ में आएगी। पहले डेफिनेशन लिखो, लिखो। लिखो, चालक के भीतर, चालक के भीतर किसी बिंदु पर, चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या? जे। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को, ये अनुपात है ना, रेशियो, के अनुपात को, के अनुपात को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। के अनुपात को प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। द रेशियो, द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी, the ratio between electric field and current density at any point inside the conductor, at any point inside the conductor is known as specific resistance, is known as specific resistance। अब देखो जरा ध्यान से, इधर देखना बोर्ड पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये करंट डेंसिटी है, ठीक है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का हम एक फॉर्मूला जानते हैं? जब वोल्टेज V अप्लाई कर रहे होते हैं और कंडक्टर L लेंथ का होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है, बताओ क्या होता है? E बराबर क्या होता है? V अपॉन L। बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला। ये वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन भी है, ऐसे कह सकते हो आप, है ना। तो E बराबर V अपॉन L, ये कई बार यूज कराया मैंने, पढ़ाया भी है। अच्छा, J क्या है? J है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला सुनाओ J का, तो पढ़ाया था अभी इसी चैप्टर में ही। J बराबर, डेफिनेशन भी बताइए, अभी बोली थी डेफिनेशन, यूनिट एरिया से निकलने वाला करंट करंट डेंसिटी कहलाता है। बहुत अच्छे से समझाया है, का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला भी बताया है ना, जब क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिकल नहीं होगा। आप पता क्यों नहीं रहे? देखो ये तो बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं, ये भूल रहे हो, कैसे काम चलेगा? हैं? मैं जे बराबर पूछ रहा हूँ तो तुम आई बराबर क्यों बता रही हो? जे बराबर बताओ ना कितना आएगा? करंट डेंसिटी जे है ना, तो जे इक्वल टू बताओ कितना आएगा? तुम्हें भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, ये देखो बहुत बेसिक फॉर्मूला, ये क्यों नहीं पता? आप आए नहीं थे?
अब मैं क्या ही बोलूं। हाँ, आई अपॉन क्यू, आई अपॉन ए, बिल्कुल सही, आई अपॉन ए। क्यू कहां से आ गया भाई? अरे यूनिट एरिया से निकलने वाला करंट, मैं बार बार बोल तो रहा हूं, मैंने बोला था जिसको यूनिट बोल देते हैं वो नीचे आता है। तो यूनिट एरिया से निकलने वाला करंट, करंट डेंसिटी। ये तो सपने में भी उठा के कोई पूछेगा तब भी बता दोगे, इतनी आसान डेफिनेशन है। अरे समझ गए? तो जे बराबर आई अपॉन ए, और जे क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, ये सब समझाया गया है तो पढ़ा करो, खड़ जाके, है ना। तो ई की वैल्यू ये हो गई, जे की वैल्यू ये हो गई, दोनों को यहाँ पुट करो जरा, यहाँ पर ई और जे में। तो देखो रो का एक फॉर्मूला आएगा बहुत अच्छा, जिसका बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। तो वी की वैल्यू क्या है? ई की वैल्यू क्या है? देखो वी अपॉन एल। और जे की वैल्यू क्या है? आई अपॉन ए। हम मान लेते हैं इसका ये क्रॉस सेक्शन कितना है? ए है, और इसमें आई करंट है, एल लेंथ का वायर है, वी पोटेंशियल है। तो देखो सारी चीजें आ गई हैं। ठीक, इसको देखो ठीक करो, मतलब सॉल्व करो इसको। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी अपॉन एल इंटू ए अपॉन आई, ऐसे कर सकते हैं ना। इस वाले को पलट के लिख देते हैं। इसको थोड़ा इधर इधर हो जाओ, मुझे दिख नहीं रहा, थोड़ा इधर इधर हो जाओ। हाँ, है ना। तो रो इक्वल टू, देखो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या? देखो वी अपॉन आई और इंटू ए अपॉन एल। बताओ, सही है? ये वी अपॉन आई क्या है बताओ? रेजिस्टेंस है, आर। तो रो इक्वल टू कितना आ गया? रो इक्वल टू आ गया आर ए डिवाइडेड बाय एल। देखो ये जो फॉर्मूला आया है रजिस्टिविटी का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? देखो क्या क्या टर्म है यहाँ पे। आर क्या है बताओ? आर रेजिस्टेंस है वायर का, जितना भी बड़ा वायर है उस पूरे वायर का क्या है ये? रेजिस्टेंस। अगर 10 मीटर का वायर है तो 10 मीटर के वायर में जितना टोटल रेजिस्टेंस है वो ये आर है ना। ए क्या है? उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया है। चलो, एल क्या है? वायर की लेंथ, लेंथ ऑफ वायर। ये जो फॉर्मूला आया ना रजिस्टिविटी का, ये आपको याद रखना। ठीक है, याद ये वाला भी रखना है, ये तो बहुत इजी है, तो याद रहेगा। अगर ये वाला भूल जाओ, ये याद है तो इनकी वैल्यू रख के ये भी निकाल सकते हैं। कंफ्यूजन ये होता है कि ए ऊपर आएगा, एल ऊपर आएगा, ऐसे करके कंफ्यूजन होता है। तो ये कंफ्यूजन आप दूर करेंगे, अभी मैं और समझाऊंगा, अभी तो दूर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो जरा इसको यहाँ पे। अगर मैं ए की जो वैल्यू है उसको अपने पास से, इफ, यहाँ इफ लिख रहा हूं, है ना, यदि इफ ए इक्वल टू ले लू मैं 1 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना ले लिया मैंने? 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ मैंने वायर की कितनी ले ली? 1 मीटर। यानी एरिया भी यूनिट कर दिया, लेंथ भी यूनिट कर दी। यूनिट का मतलब 1 मीटर स्क्वायर ले सकता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर ले सकता हूँ, किलोमीटर स्क्वायर, कुछ भी, यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का मतलब आपने एरिया यूनिट कर दिया, लेंथ को भी आपने 1 लेकर लेंथ को भी क्या कर दिया? यूनिट कर दिया। दोनों चीजें अगर 1 1 इस फॉर्मूले में रख दी जाए तो क्या होगा देखना। तो रो बराबर आ जाएगा किसके? आर के। देखो 1 अपॉन 1 तो 1 ही है ना। तो रो इक्वल टू किसके आ गया? आर के। मतलब जब हमने 1 करा एरिया और 1 करी लेंथ वायर की, तो जो रजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस की क्या आ गई? बराबर आ गई। रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर आ गई तब जब हमने एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, लेंथ 1 मीटर ले ली वायर। इसका क्या मतलब हुआ? कि रजिस्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टेंस ही है, बस पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको तो रेजिस्टेंस ही बोलते हैं भी। पूरे वायर में जितनी भी बाधा है तार के अंदर, वो पूरा रेजिस्टेंस है। रजिस्टिविटी किसको कहेंगे? जब उस पूरे वायर का आप एक यूनिट पार्ट कट कर लो, जिसका एरिया भी कितना हो? 1 यूनिट होगा। तो वो जो एक यूनिट का वायर, जिसका 1 यूनिट स्क्वायर का क्या है? एरिया है, उसका जो रेजिस्टेंस है उसको रजिस्टिविटी कहा है। बात समझ में आ रही है? तो रजिस्टिविटी क्या है? रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, बस कंडीशन ये है कि वायर 1 मीटर लेंथ का होना चाहिए और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। यानी यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। अरे यही KFC बना देगा है। चलो, अरे समझ गए। तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है?
जब लेंथ 1 मीटर हो वायर की और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो वायर का पीस है उसका जो रेजिस्टेंस है उसको कहा जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्यों पढ़ा इसको हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को? पूरा रेजिस्टेंस निकाल तो रहे थे, इसकी क्या जरूरत है? तो इसकी जरूरत इसलिए है कि मान लो आपको बहुत बड़ा वायर दिया है और उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको बता दिया गया है, ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से उस पूरे वायर का रेजिस्टेंस बता सकते हैं, क्योंकि जितना उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा उसी रेशियो में उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया और लेंथ अगर पता हो तो। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको नोट करो, इसकी डेफिनेशन भी मैं लिखवाऊंगा अभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। देखो, विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध तार के उस प्रतिरोध के बराबर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध तार के उस प्रतिरोध के बराबर होता है उस प्रतिरोध के बराबर होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर स्क्वायर, जिसकी लंबाई 1 मीटर स्क्वायर तथा क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉरी लंबाई 1 मीटर होगी ना, मैंने मीटर स्क्वायर करा दी। लंबाई 1 मीटर तथा क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे वायर का जो रेजिस्टेंस होगा ना वही क्या होगा, उसकी रजिस्टिविटी होगा। हम्म यहाँ तक समझ में आया? आगे देखो, मतलब रो इक्वल टू है किसके? आर के। ठीक है, तो यहाँ देखो जरा। हम्म तो रो का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? तो रो, सॉरी हाँ, रो इक्वल टू क्या है? आर ए बाई एल। यहां से अगर यूनिट की बात की जाए, यूनिट इसकी रो की, तो यूनिट क्या बनेगी बताओ? यूनिट निकलती है फॉर्मूले से, है ना? तो फॉर्मूला देखो, आर की यूनिट क्या होती है? ओम। आर की यूनिट ओम होती है ना, रेजिस्टेंस है। एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर, तो ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओम का सिंबल ओम और इंटू में क्या? मीटर। मीटर की जगह सेंटीमीटर भी आ सकता है, मिलीमीटर भी आ सकता है, किलोमीटर भी आ सकता है, नैनोमीटर भी आ सकता है, और वो आप जानते हैं। हम सवाल किस में करते हैं? मीटर में, तो वो कन्वर्जन आप जानते हैं। ठीक है, तो ओम इंटू मीटर किसकी यूनिट है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। पूछ लेते हैं एग्जाम में, है ना? डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। डायमेंशन किससे निकलती है? यूनिट से। तो यूनिट आई है ओम इंटू मीटर, तो ओम मतलब रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या बताई थी बताओ? निकलवाई थी ना हमने रेजिस्टेंस की डायमेंशन, क्या बताई थी बताओ जल्दी, देख कर ही बता दो, ऐसे तुक्का ना चलेगा, देख के बताओ। या तो तुम होगी ना, देख के बताओ। Ml2 T-3। हम्म T-3 के बाद A-2। ठीक है भाई, यही है। अब देखो, मीटर की डायमेंशन और लगा दो इसमें, मीटर की क्या होती है? एल। एल क्यूब हो जाएगा, Ml3 T-3 A-2। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम मीटर और डायमेंशन होगी। इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करो फटाफट। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आर ए बाय एल। यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालो जरा, ये जो रेजिस्टेंस इसका निकालो, तो एल ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, रो एल अपॉन, यही बनेगा ना रेजिस्टेंस का। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया आपके पास।
तो देखो, अगर कोई वायर है जिसका हम टेम्परेचर वगैरह चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसका जो रो होगा वो कांस्टेंट होगा। रो मतलब उसके 1 मीटर वायर का यूनिट क्रॉस सेक्शन का जो वायर लोगे, उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो। क्योंकि टेम्परेचर चेंज करते हैं तभी तो रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो रो कांस्टेंट हो गया। तो अगर रो कांस्टेंट है, इफ रो कांस्टेंट, तो हम कहेंगे कि जो आर है ना रेजिस्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? ए बाय एल बाय ए के, क्योंकि कांस्टेंट हटता है तो क्या लग जाता है फिर? प्रोपोर्शनल। तो यहां से देखो क्या पता चला कि जो रेजिस्टेंस होगा ना वायर का, वो लेंथ पर डिपेंड करेगा और एरिया पर डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पर। अगर आप वायर की लेंथ को बढ़ाएंगे, यानी आप बड़ा वायर लेंगे, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर आप वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाओगे, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो बताओ जरा। ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, ये मेरे पास एक दूसरा वायर है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। इसका भी ए है और इसका भी ए है। बताओ किस वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा है? नीचे वाले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है या ऊपर वाले का? क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, मैंने बोल दिया। किसका ज्यादा है? नीचे वाले का ज्यादा है, जाहिर सी बात है। क्यों क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है ना। लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेम अगर एरिया बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना। तो अगर मान लो इसको मैंने ऐसे कर दिया, एक मेरे पास पतला वायर है और एक मेरे पास ये वाला मोटा सा वायर है ना। अब इनका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, लेंथ बराबर दिख रही होगी तुम्हें। अब बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? थिन वायर का या थिक वायर का? किसका ज्यादा है रेजिस्टेंस? अब बताओ। ऊपर वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि उसका एरिया क्या कर दिया हमने? कम कर दिया ना। ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। तो वायर का अगर आपने क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा ले लिया, दैट इज उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर वायर का आपने क्रॉस सेक्शन एरिया कम लिया है, दैट इज उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसलिए जो हाई टेंशन वायर होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है, ये जो जाते हैं बड़े बड़े खंभों से, वो पतले होते हैं मोटे होते हैं? वायर पतले होते हैं मोटे होते हैं? अगर घरों वाले वायर से कंपेयर करें तो मोटे होते हैं ना। केबल होते हैं ना पूरे पूरे मोटे मोटे। तो केबल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो जाए? कम हो जाए। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो हीट होकर ब्लास्ट भी हो सकता है, वो वायर टूट सकता है। अरे समझ गए? तो ये है इसका रीजन। तो यहां से समझो जरा एक चीज और। अगर मान लो आपसे कहा जाए कि देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि कोई वायर है, उस वायर की लेंथ को मैंने खींच के डबल कर दिया, वायर की लेंथ खींच के मैंने क्या कर दी? डबल कर दी। जितनी थी उससे ज्यादा, उसके 2 गुना कर दी। तो रेजिस्टेंस कितने गुना कम या ज्यादा हो जाएगा बताओ? अगर इस चीज को समझ गए हो तो बता दोगे। मैंने किसी वायर की लेंथ को खींच के क्या कर दिया? 2 गुना कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। तो रेजिस्टेंस, पहले तो ये बताओ, बढ़ेगा या घटेगा? एक वायर, मान लो ये वायर है, इसको खींच दिया मैंने, एक्सपेंड कर दिया, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? जितनी थी उससे 2 टाइम्स ज्यादा। तो इसका रेजिस्टेंस बताओ, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा? क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि लेंथ बढ़ गई ना। लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब बताओ कितने टाइम्स बढ़ेगा? कितना गुना हो जाएगा मतलब? अगर 2 गुना हमने लंबाई करी है तो रेजिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा? फॉर्मूले से बताओ। जल्दी से बताओ। 2 गुना हो जाएगा रेजिस्टेंस भी। आप बताओ। ये कह रहे हैं 2 टाइम्स हो जाएगा, लेंथ को 2 गुना करेंगे तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगा। तुम बताओ कितने टाइम्स हो जाएगा? एक टाइम्स तो कुछ होता ही नहीं, वो उतना ही रहेगा फिर तो। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही तो आ जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा? तुम बताओ। 2 टाइम्स, तुम बताओ।
लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? सिंपल है यार, फॉर्मूला सामने है, आंसर बता देना चाहिए। 2 टाइम्स। अब तुम आधा कहने लगे, किसका आधा हो जाएगा? रेजिस्टेंस आधा क्यों होगा? रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ना। 2 टाइम्स, तुम बताओ। 2 टाइम्स, तुम बताओ। 2 गुना ही हो जाएगा, क्योंकि लेंथ ऊपर है ना, इसको डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाएगा। ऐसे तो सोच रहे हो आप क्या सोच रहे हो? वायर है, उसकी लेंथ को डबल किया हमने, तो मतलब ये 2L कर दिया। 2L कर दिया तो R तो 2 गुना हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल गलत सोच रहे हो। देखो, केवल L पे डिपेंड नहीं कर रहा ना रेजिस्टेंस, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी कर रहा है ना। वायर को जब खींचा है तो क्या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही रहेगा? वो बड़ा भी हो जाएगा और क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही रहेगा। अरे वो वायर की थिकनेस भी तो कम हो जाएगी ना उसको जब एक्सपेंड करोगे तुम। जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है। अब इसकी मान लेते हैं लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है। मैंने क्या कहा, इसको मैंने एक्सपेंड करा, इसी वायर को खींच दिया मैंने, तो ये एक्सपेंड होगा तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो जाएगा ना, वायर थिन हो जाएगा ना। तो अगर मैंने बोला कि इसको मैंने 2 टाइम्स एक्सपेंड कर दिया है, कितना? 2 टाइम्स, तो लेंथ तो 2L हो गई, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाफ। अगर ये A है तो ये A/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगी 2L। बात समझ में आ रही है? उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा या नहीं होगा, ये समझ रहे हो नहीं समझ रहे? समझ गए? खींचोगे उसके तो वो वायर पतला हो जाएगा ना। ठीक। तो अब रखो जरा वैल्यू, देखो L की जगह 2L, A की जगह A/2, तो नीचे वाला 2 भी ऊपर, यानी रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाएगा। आपने यहां माइंड लगाया, यहां नहीं लगाया। ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन बताओ, ऐसे ही बताना है देख के डायरेक्ट। न्यूमेरिकल हो रहा है, समझ लो न्यूमेरिकल ऐसे ही मिलेंगे तुम्हें। बताओ, अगर मैंने क्रॉस सेक्स सॉरी अगर मैंने लेंथ को, पहले एक वायर है इसकी लेंथ L है, लेंथ को आधा कर दिया, लेंथ को आधा कर दिया, रेजिस्टेंस पहले तो ये बताओ बढ़ेगा या घटेगा? लेंथ को मैंने आधा किया है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा घट जाएगा? घट जाएगा। अब बताओ कितने टाइम्स घटेगा? लेंथ को हाफ कर दिया वायर की, जैसे ये हुआ सेम वैसे ही हो जाएगा, बताओ। है? वो पौने। हाँ भाई, लेंथ को हाफ कर दिया, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना कम होगा? कम होगा ना। लेंथ कम करते हैं तो कम हो जाता है ना, कितना कम होगा? कितना? 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तुम बताओ। 2 गुना कम होगा। हमारी सुई 2 मिनट की पड़ी है अभी भी। एरिया को नहीं देख रहे, इसको एरिया का, इसका नहीं दिमाग लगा रहे कुछ भी। मैंने बोला लेंथ आधी हो जाएगी तो एरिया को भी तो सोचो क्या हो जाएगा। वायर को अब हम एक्सपेंड नहीं कर रहे, कंप्रेस कर रहे हैं, उसे छोटा कर रहे हैं। तो अगर L लेंथ है, इसे मैं दबा के आधा कर दूंगा इसकी लेंथ, तो फिर एरिया का क्या होगा? उसका सोच ही नहीं रहा कुछ भी। लेंथ आधी तो रजिस्टेंस कम हो गया 2 गुना, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ भाई, बताओ कितना? 4 टाइम्स कम होगा, तुम बताओ कितने टाइम्स कम होगा? 4 टाइम्स, तुम बताओ। 2 अपॉन ए बताया तुम तो। कितने टाइम्स कम होगा? 5 टाइम्स। देखो ये आया अलग आंसर निकल के निखरता हुआ। हाँ हाँ। कितना? 5 टाइम्स कैसे कम होगा बताइए जरा। है? तो 2 ऊपर फेंकेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो 5 आ जाएगा। 2 2 जा 5। है? पागल हो गए कैसे? देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को हाफ यानी L को L/2 करेंगे। लेंथ को हाफ करने का मतलब L को L/2 कर दिया। और जब वायर की लेंथ को आप कम करोगे, दैट इज उसका एरिया बढ़ जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? डबल। लेंथ हाफ तो एरिया डबल, लेंथ डबल तो एरिया हाफ। ऐसे याद रखो। देखो, लेंथ डबल तो एरिया हाफ, और लेंथ हाफ तो एरिया डबल। ठीक है। यानी एरिया यानी ए क्या हो जाएगा? 2A।
अब ये वाला जो 2 है ये भी नीचे चला जाएगा ना, तो 1/4 का फैक्टर आएगा नहीं आएगा यहाँ पे? 1/4 का मतलब क्या, 1/4 L/A, मतलब 1/4 मतलब 4 टाइम्स, 4 से हमने क्या कर दिया इसको डिवाइड, यानी 4 गुना जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, कम हो गया। ये मल्टीप्लाई नहीं हुई है, ये क्या हुई है, डिवाइड हुई है। तो यानी जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुना कम होगा अगर आपने लेंथ को हाफ किया है। अब ऐसे ही वो हाफ नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं लेंथ को। कहेंगे भाई वायर की लेंथ इतनी थी, हमने इसको 1/3 कर दिया, या 1/4 कर दिया, या 1/6 कर दिया, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा? अरे मतलब मैं कहता हूँ क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जरूरी नहीं है वो हाफ या डबल ही करें, वो वायर की लेंथ को कुछ भी कर सकते हैं, ट्रिपल, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ आ गई? ऐसे कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही लगेगा जो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब इसके हम न्यूमेरिकल करके देखते हैं। हाँ एक चीज और देख लो बस, एक चीज और देख लो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के अब हम, आपने फॉर्मूला वगैरह सब पढ़ लिया, पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए। अब हम इसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। अब वो हम करेंगे कल, ठीक है।